नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया चैनल में। आज 5 अक्टूबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ेंगे। तो चलिए इन समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज के समाचारों की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है उसका टाइटल है फार्मर्स रेज पिच प्रोटेस्ट विद बॉडीज। चलिए इसे पढ़ते हैं। किसानों ने उठाया धरना, शवों का किया विरोध। एक केंद्रीय मंत्री के काफिले में वाहनों की हिंसक घटना में 4 किसानों की मौत के एक दिन बाद मुख्य रूप से सिख समुदाय के सैकड़ों किसान तिकोनिया में घटना स्थल पर एकत्र हुए। कई घंटों तक किसानों ने घटना के स्थान के बगल में एक ट्रैक्टर खड़ा किया और 4 किसानों के शवों को फ्रीजर के ताबूतों में प्रदर्शित किया। किसानों ने कहा कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा और उनके बेटे आशीष के खिलाफ कार्रवाई की मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे साइट से नहीं हटेंगे और अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। स्थल पर धार्मिक नारे और मंत्रोच्चार गूंजते रहे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक के बाद भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता राकेश टिकैत के उभरने के बाद दोपहर 1 बजे के आसपास तनाव कम हो गया और एक अस्थायी मंच से प्रदर्शनकारियों और पीड़ितों के परिवारों से घर लौटने का अनुरोध किया। वीर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान के नारे से भाषण की शुरुआत करने वाले मिस्टर टिकैत ने भीड़ को बताया कि किसान संगठन ने बड़ी जीत हासिल है। केंद्रीय मंत्री के बेटे पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था और प्रत्येक परिवार को सरकारी नौकरी के साथ साथ 45 लाख रुपए का मुआवजा का वादा किया गया था और एक न्यायिक जांच की जाएगी। श्री टिकैत ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन देते हुए कहा, मंत्री और उनके बेटे को बख्शा नहीं जाएगा, वह अपना मंत्री पद खो देंगे। बीकेयू नेता ने यह भी कहा कि सरकार को एक अल्टीमेटम जारी किया गया था, यदि 10 से 12 दिनों में मृतकों के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी होने तक संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई तो महापंचायत बुलाई जाएगी। उनके आश्वासन के बाद जिला प्रशासन ने अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस में ले गए। किसान और उनके नेता तितर-बितर हो गए। मंत्री के बेटे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 304 ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिस पर किसानों ने आरोप लगाया था कि वह उन वाहनों में से एक था जो प्रतीक्षारत किसानों और 10 से 15 अज्ञात व्यक्तियों में से एक था। बीकेयू के झंडे में लिपटे मृतकों में लखीमपुर खीरी के चौकटा फार्म निवासी 20 वर्षीय लवप्रीत सिंह का शव भी शामिल था। उसकी मां सुखविंदर कौर गमगीन थी, रो रही थी और उस कांच के ताबूत को चूम रही थी जिसके अंदर शव पड़ा था। लवप्रीत यूपी के उपजाऊ तराई क्षेत्र के अधिकांश सिखों की तरह किसान उनके माता पिता का इकलौता बेटा था। उनके बहनोई मक्कन सिंह ने केंद्रीय मंत्री मिश्रा के बयान पर सवाल उठाया कि घटना में शामिल वाहन महाराजा अग्रसेन मैदान के हेलीपैड पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अगवानी करने जा रहा था। मक्कन सिंह ने कहा कि प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को सूचित किया था कि उप मुख्यमंत्री का मार्ग बदल दिया गया है, लेकिन फिर भी श्री मिश्रा के काफिले की 3 कारें पूरी गति से सड़क के दोनों ओर खड़े किसानों की ओर चली गईं। यह एक सुनियोजित हत्या थी, श्री सिंह ने ऐसा कहा। लवप्रीत के शव के बगल में 60 वर्षीय नक्षत्र सिंह की लाश पड़ी थी। नक्षत्र की मौत की खबर सुनकर उनका 25 वर्षीय बेटा मनदीप एसएसबी जवान अल्मोड़ा में तिकोनिया के लिए अपना पद छोड़ गया। परिवार खीरी के धौराहा का रहने वाला है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है गवर्नमेंट मूड चेंजेस टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। चलिए सरकार वन संरक्षण अधिनियम में बदलाव पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने मौजूदा वन संरक्षण अधिनियम एफसीए में संशोधन के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं और सीमा अवसंरचना परियोजनाओं में शामिल एजेंसियों को केंद्र से पूर्व वन मंजूरी प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया है। एफसीए जो पहली बार 1980 में आया था और 1988 में संशोधित किया गया था, को ऐसी अनुमति की आवश्यकता होती है। सरकार ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन मौजूदा वन कानूनों के बड़े युक्तिकरण का हिस्सा है। दस्तावेज 15 दिनों के लिए सार्वजनिक चर्चा के लिए खुला है, जिसके बाद इसे कैबिनेट और संसदीय अनुमोदन के लिए पढ़ा जा सकता है। दस्तावेज में एक योजना भी है जो अब पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 1980 से पहले एफसीए के लागू होने से पहले रेलवे जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों द्वारा अधिग्रहित भूमि को छूट देने के लिए वर्तमान में दस्तावेज नोट
नोट करता है। रेलवे राजमार्गों के रास्ते के अधिकार पर अधिनियम की व्याख्या कैसे की जा रही है, इस पर कई मंत्रालयों में मजबूत नाराजगी थी। आज की स्थिति में एक भूमि धारक एजेंसी जैसे रेल, NHAI, PWD आदि को अधिनियम के तहत अनुमोदन लेने और निर्धारित प्रतिपूरक शुल्क जैसे कि शुद्ध वर्तमान मूल्य NPV, प्रतिपूरक वनीकरण CA आदि का उपयोग करने की आवश्यकता है। ऐसी भूमि जो मूल रूप से गैर वन उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की गई थी, पर्यावरण मंत्रालय ने संशोधित अधिनियम के तहत अपराधों को 1 वर्ष तक की अवधि के लिए साधारण कारावास के साथ दंडनीय बनाने और इसे संज्ञेय और गैर जमानती बनाने के लिए एक खंड जोड़ने का प्रस्ताव किया है। वे पहले से हो चुके नुकसान की भरपाई के लिए दंडात्मक मुआवजे के प्रावधान भी प्रस्तावित करते हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज कल है SC लैशेज आउट एट फार्मर्स ग्रुप्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के समूहों पर साधा निशाना। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए किसान संगठनों को फटकार लगाते हुए कहा कि जब आंदोलन हिंसा में बदल गया, जैसा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुआ, जहां 8 लोग मारे गए थे, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर ने कहा कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें मौतें होती हैं, संपत्ति का नुकसान होता है, तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने रविवार को हुई हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। सरकार के शीर्ष कानून अधिकारी ने कहा कि अदालत को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जब देश के सर्वोच्च न्यायालय में कृषि कानूनों के खिलाफ चुनौती है, तो विरोध प्रदर्शन जारी नहीं रहना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा समर्थित श्री वेणुगोपाल ने कहा, इस तरह की कोई और दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होनी चाहिए, विरोध बंद होना चाहिए। लेकिन जब यह मामला यहाँ विचाराधीन है, तो विरोध कैसे हो सकता है? जब कानूनों को स्थगित रखा गया है, तो विरोध क्यों हो रहे हैं? यह दिलचस्प है। फिलहाल कोई अधिनियम नहीं है, एक्ट रुका हुआ है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह इसे प्रभावी नहीं करेगी, तो यह विरोध किस लिए है? न्यायमूर्ति खानविलकर बेंच पर न्यायमूर्ति CT रवि कुमार के साथ किसान महापंचायत एक किसान संगठन ने पूछा। किसानों का संगठन जंतर मंतर पर सत्याग्रह पर बैठना चाहता था। न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा कि कृषि कानून संसद द्वारा पारित किए गए थे। न्यायाधीश ने कहा, सरकार भी संसद द्वारा पारित कानूनों से बधी है। हम यहाँ सिद्धांत पर हैं। एक बार जब आप अदालत आते हैं, तो वही पार्टी कैसे कह सकती है कि मामला अदालत में है, फिर भी मैं विरोध करूंगा। अदालत ने अपने आदेश में इस मामले में कानूनी सवाल तय करने का फैसला किया। पीठ ने कहा कि वह पहले यह तय करेगी कि विरोध करने का अधिकार पूर्ण अधिकार है या नहीं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है स्टालिन राइट टू CMs ऑफ 12 स्टेट्स फॉर नीट। चलिए इसे पढ़ते हैं। नीट पर स्टालिन 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET यानी कि नीट के खिलाफ अपनी सरकार की लड़ाई के लिए समर्थन जुटाते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने सोमवार को 12 राज्यों में अपने समकक्षों को लिखा। शिक्षा के प्रशासन में राज्यों की प्रधानता बहाल करने के लिए एकजुट प्रयासों का आह्वान किया, मूल रूप से संविधान में परिकल्पित क्षेत्र। उनका पत्र आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को संबोधित था। श्री स्टालिन ने कहा कि हमारी विचार स्थिति हमेशा यही रही है कि नीट शुरू करने का केंद्र सरकार का निर्णय संघवाद की भावना के खिलाफ जाता है और राज्य सरकारों के अधिकारों पर अंकुश लगाकर शक्ति के संवैधानिक संतुलन का उल्लंघन करता है, जो कि स्थापित चिकित्सा संस्थाओं में प्रवेश की विधि पर निर्णय लेता है, उनके द्वारा स्थापित और संचालित। इस संबंध में हम मानते हैं कि राज्य सरकारों को अपने उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की विधि तय करने में अपने संवैधानिक अधिकार और स्थिति पर जोर देने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है
स्टालिन लॉन्चेज सॉफ्टवेयर टू एड इन पुलिस प्रोब। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। स्टालिन ने पुलिस जांच में सहायता के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सोमवार को जांच में पुलिस की सहायता के लिए एक चेहरा पहचानने वाला सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। सॉफ्टवेयर अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम CCTNS में अपलोड की गई 5.3 लाख से अधिक तस्वीरों के डेटाबेस के साथ संदिग्धों की तस्वीरों की तुलना में मदद करेगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सॉफ्टवेयर से आरोपी व्यक्तियों, संदिग्धों, लापता व्यक्तियों और अज्ञात लाशों को CCTNS से प्राप्त आंकड़ों के साथ ट्रैक करने में मदद मिलने की उम्मीद है। यदि कोई आरोपी या संदिग्ध किसी अन्य पुलिस स्टेशन द्वारा जांच किए जा रहे किसी अन्य अपराध में शामिल है तो उसके बारे में जानकारी उनके बीच साझा की जाएगी। इससे यह जांचने में भी मदद मिलेगी कि किसी व्यक्ति के पीछे इतिहास पत्र है या कोई वारंट लंबित रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह सॉफ्टवेयर पुलिस थानों में कार्यस्थलों के साथ साथ मैदान पर मौजूदा पुलिसकर्मियों के स्मार्टफोन में भी स्थापित किया जा सकता है। CCTV फुटेज में चेहरों की पहचान के लिए सॉफ्टवेयर में सुधार की योजना है। यह उन लोगों का पता लगाने में मदद करेगा जिन्हें पुलिस बल, रेलवे या हवाई टर्मिनी या त्योहारों के स्थानों पर लापता व्यक्तियों की तलाश करती है। बैठक में मुख्य सचिव बी इराई अम्बू, गृह सचिव SK प्रभाकर, पुलिस महानिदेशक C शैलेंद्र बाबू, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विनीत देव वानखेड़े और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है गवर्नमेंट प्रोमिसेस प्रोब इनटू पेंडोरा पेपर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सरकार पेंडोरा पत्रों की जांच का वादा करती है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने पेंडोरा पेपर्स में खुलासे की जांच का वादा किया है और ऐसे मामलों कानून के अनुसार उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह कहते हुए कि अब तक केवल कुछ भारतीयों का नाम कागजात में रखा गया था, मंत्रालय ने कहा कि मीडिया में आने वाले पेंडोरा पेपर लीक के मामलों की जांच एक बहु एजेंसी समूह के माध्यम से की जाएगी। अनिल अंबानी, विनोद अदानी, जैकी श्रॉफ, किरण मजूमदार, नीरज आडिया, सचिन तेंदुलकर और सतीश शर्मा सहित अब तक सूची में शामिल 300 भारतीय हैं। मंत्रालय ने कहा कि सरकार प्रासंगिक करदाताओं और संस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशी क्षेत्राधिकारों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़ेगी। मंत्रालय ने कहा कि भारत एक अंतर सरकारी समूह का हिस्सा था जिसने सहयोग और अनुभव साझाकरण को प्रभावी ढंग से संबंधित कर जोखिमों को संबोधित करने के लिए सुनिश्चित किया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाला बहु एजेंसी समूह प्रवर्तन निदेशालय, वित्तीय खुफिया इकाई और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा इंगित पेंडोरा पेपर से चरणबद्ध खुलासे पर नजर रखेगा। मंत्रालय ने कहा कि खोजी पत्रकारों ICIJ के वेबसाइट का सुझाव है कि जानकारी चरणों में जारी की जाएगी और पेंडोरा पेपर्स की जांच से जुड़े संरचित डेटा आने वाले दिनों में इसके ऑफशोर लीक्स डेटाबेस पर जारी किए जाएंगे। यह ध्यान दिया जा सकता है कि ICIJ, HSBC, पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स के रूप में पहले इसी तरह के लीक के बाद सरकार ने पहले से ही काला धन, अघोषित विदेशी आय और संपत्ति और कर अधिनियम 2015 लागू किया है। इस तरह की आय पर उपयुक्त कर और जुर्माना लगाकर काले धन या अघोषित विदेशी संपत्ति और आय पर अंकुश लगाने का लक्ष्य है। 15 सितंबर तक पनामा और पैराडाइज पेपर्स में की गई जांच में लगभग 20,352 करोड़ के अघोषित क्रेडिट का पता चला था। अधिकार समूह ऑक्सफैम इंडिया ने पेंडोरा पेपर्स के खुलासे के बाद अधिकारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई और टैक्स हेवन को खत्म करने का आह्वान किया। टैक्स हेवन की कीमत दुनिया भर की सरकारों को हर साल 427 अरब डॉलर है। विकासशील देश आनुपातिक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। टैक्स हेवन का उपयोग करने वाले नियम और सबसे धनी व्यक्ति उन लोगों से आगे निकल रहे हैं जो नहीं करते हैं। टैक्स हेवन भी अपराध और भ्रष्टाचार को फलने फूलने में मदद करते हैं। ऑक्सफैम इंडिया के CEO
अमिताभ बेहर ने कहा। उन्होंने कहा कि टैक्स हेवन को खत्म करना यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है कि सरकारों को वास्तव में कर राजस्व तक पहुंच प्राप्त हो जो उन्हें गुणवत्ता वाले सार्वजनिक व्यय के लिए होना चाहिए। जिन लोगों के नाम सूची में हैं, उनमें से कई ने वित्तीय गड़बड़ी को खारिज कर दिया था। दूसरों के बीच पायोकार प्रमुख सुश्री मजूमदार शॉ ने सोमवार को कहा कि उनके पति का अपतटीय ट्रस्ट वास्तविक और वैध था। पेंडोरा पेपर्स पर रिपोर्टिंग करने वाली मीडिया की कहानियां मेरे पति के अपतटीय ट्रस्ट को गलत तरीके से फंसाती हैं, जो एक वास्तविक वैध ट्रस्ट है और स्वतंत्र ट्रस्टियों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। सुश्री मजूमदार शाह ने एक ट्वीट में कहा कि किसी भी भारतीय निवासी के पास ट्रस्ट की कुंजी नहीं है, जैसा कि इन कहानियों में आरोप लगाया गया है। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त हो जाती है। अगली टाइटल है कोर्ट एक्सटेंड्स एनसीबी कस्टडी ऑफ आर्यन अदर्स टिल अक्टूबर 7। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कोर्ट ने आर्यन अन्य की एनसीबी हिरासत 7 अक्टूबर तक बढ़ाई। मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सोमवार को अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। अदालत ने एक क्रूज पर कथित ड्रग रैकेट में गिरफ्तार 5 अन्य को भी 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया। 23 वर्षीय खान, 26 वर्षीय मर्चेंट और 39 वर्षीय धमेचा को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया। एनसीबी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि केंद्रीय एजेंसी ने 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी मेफेड्रोन, 21 ग्राम चरस, एमडीएमए एक्सटेसी की 22 गोलियां और 1,33,000 रुपए नकद जब्त किए थे। उन्होंने कहा कि जांच में आरोपियों के आपूर्तिकर्ताओं के संबंधों का पता चला है। उन्होंने 11 अक्टूबर तक उनकी हिरासत की मांग की। हालांकि खान का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि उनसे कुछ भी बरामद नहीं किया गया था। जो कुछ भी बरामद किया गया था वह सब जहाज से था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर.एम. निर्लेकर ने कहा कि मेरा मानना है कि जांच सबसे अहम है। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए एनसीबी में आरोपी की मौजूदगी जरूरी है। इसके बाद उन्होंने अपनी एनसीबी हिरासत 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी। अन्य गिरफ्तार आरोपियों नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर और गोमित चोपड़ा को भी अदालत में पेश किया गया। इन सभी आरोपियों के वकीलों ने कहा है कि आरोप अस्पष्ट हैं। अदालत ने उन्हें 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज़ का टाइटल है एससी डिसमिसेस पिटिशन ऑन कैंसलेशन ऑफ नीट यूजी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। नीट यूजी परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित पेपर लीक और कदाचार के कारण 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश एनईईटी नीट यूजी 2021 परीक्षा को रद्द करने की मांग करने वाले कई उम्मीदवारों द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने याचिकाकर्ताओं के वकील निनाद डोगरा से पूछा कि आपने किस तरह की रिट याचिका दायर की है। लाखों लोगों ने परीक्षा दी है। जब आपके पास कोई आएगा तो आप इस तरह की याचिका दायर करेंगे। आप चाहते हैं कि हम परीक्षा रद्द कर दें। इसमें 7 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए हैं। क्या आप उन्हें पीड़ित करना चाहते हैं? श्री डोगरा ने प्रस्तुत किया कि अदालत ने स्वयं कहा था कि वह शिकायत प्राप्त करने के लिए तैयार थी, भले ही यह सिर्फ एक उम्मीदवार के साथ न्याय हुआ हो। उन्होंने तर्क दिया कि परीक्षा में धोखाधड़ी और अन्य कदाचार का आरोप लगाते हुए कई प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज गई थी। व्हाट्सएप पर जवाब लीक हुए थे। जस्टिस बी.आर. गवई भी बेंच में शामिल थे। उन्होंने भी कहा कि वह परीक्षा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे जहां 7.5 लाख छात्र उपस्थित थे। याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने 5 लाख रुपए जुर्माने लगाने की दी और न्यायमूर्ति राव ने श्री डोगरा को कहा
कहा, आप जानते हैं कि अदालत उस परीक्षा को रद्द करेगी जिसमें 7.5 लाख लोगों ने परीक्षा दी है। यह परीक्षा स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। याचिकाकर्ताओं ने पेंडेंसी के दौरान नीट नतीजों की घोषणा पर रोक लगाने, नई परीक्षाओं और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुखों को एक सप्ताह में मामले की जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने की मांग थी। उन्होंने अदालत, सीबीआई और दोनों राज्यों के पुलिस प्रमुखों को नीट यूजी 2021 में कथित कदाचार पर तथ्य खोज रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश देने का आग्रह था। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को सुरक्षा प्रोटोकॉल मानक को बढ़ाने का निर्देश के लिए कहा था। इसमें उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक सत्यापन और जैमर का उपयोग शामिल होगा। याचिका में कहा गया है, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने मदद के साथ समाप्त। अगली टाइटल है, श्रृंगला पुशेस प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी इन श्रीलंका। चलिए इसे पढ़ते हैं। श्रृंगला ने श्रीलंका में परियोजनाओं कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाया। भारत ने सोमवार को श्रीलंका में द्विपक्षीय परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने और पड़ोसी देशों के बीच हवाई और समुद्र से संपर्क बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया, जो संबंधों में तनाव के बीच संबंधों को फिर से स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। 2 अक्टूबर से शुरू हुई 4 दिवसीय यात्रा का दौरा करते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने सोमवार को श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे, विदेश मंत्री जीएल पेरिस और विदेश सचिव एडमिरल जयनाथ कोलंबेज के साथ बातचीत। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग के ट्वीट के अनुसार पर्यटन और विकास साझेदारी में सहयोग में वृद्धि के माध्यम से महामारी से उबरने पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय मुद्दे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री श्रृंगला के आधिकारिक आवास टेम्पल ट्रीज पर अपनी टिप्पणी में कहा, श्रीलंका में स्थिति के आसान होने के साथ हमारे लिए जाफना से चेन्नई जैसे कनेक्टिविटी पहलों पर काम करना उपयुक्त होता है। कराईकल और कांके तंदुराई के उड़ान नौका सेवाएं, धनुषकोडी और तलाई मनार और कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ बौद्ध गलियारा पुनरुद्धार या पूरा होने के लिए प्रतीक्षा में की हुई या विलंबित परियोजनाओं का जिक्र है। श्रृंगला के साथ बैठक के बाद श्रीलंका के प्रधान कार्यालय द्वारा जारी कहा गया है, भारत श्रीलंका से प्रदेश के कुशीनगर हवाई एक पहली तीर्थ यात्री उड़ान प्राप्त करना था। बौद्ध तीर्थ यात्री एक गंतव्य जो अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अपडेट कर। पिछले साल श्री मोदी के साथ आवास पक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन के अनुदान रखा, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री राजपक्ष बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने में रहा। श्रृंगला ने कहा, यह प्रधानमंत्री प्राथमिकता वाला यात्रा पर आए देश कोलंबो से भारत समर्पित परियोजनाओं का व्यवस्था। अगली न्यूज का टाइटल है, राजनाथ रिलीजेस 2 न्यू डीआरडीओ पॉलिसीज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। राजनाथ ने डीआरडीओ की 2 नई नीतियां जारी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की 2 नीतियां जारी की, जिसमें से पहली नीति है निर्देशित अनुसंधान नीति डीआरपी और दूसरी नीति है रिकॉर्ड प्रबंधन नीति। रक्षा मंत्री ने वर्ष 2019 के लिए डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक पुरस्कार देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें 35 वर्ष से कम आयु के 16 डीआरडीओ वैज्ञानिकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है, ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल लॉन्च। तो चलिए इसे पढ़ें, लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी दिया गया है, तो आप वहां से जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते। चलिए पढ़ते हैं। ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल लॉन्च किया गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को उत्तर पूर्व में आईसीएमआर की ड्रोन प्रक्रिया और आउटरीच की शुरुआत की। डिलीवरी मॉडल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जीवन रक्षक टीके सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा, यह पहली बार है कि दक्षिण एशिया में मेक इन इंडिया ड्रोन का इस्तेमाल विष्णुपुर जिला अस्पताल से मणिपुर के करंग द्वीप के लोकटक झील तक 12 से 15 मिनट में 15 किलोमीटर की हवाई दूरी पर कोविड वैक्सीन के परिवहन के लिए किया
किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रशासन के लिए इन स्थानों के बीच वास्तविक सड़क दूरी 26 किलोमीटर है। आज 10 लाभार्थियों को पहली खुराक मिलेगी और 8 को दूसरी खुराक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत भौगोलिक विविधताओं का घर है और ड्रोन का उपयोग अंतिम मील तक आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। हम महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाएं पहुंचाने, रक्त के नमूने एकत्र करने में ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग गंभीर परिस्थितियों में किया जा सकता है। यह कठिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल वितरण, विशेष स्वास्थ्य आपूर्ति में चुनौतियों का समाधान करने एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। दुर्गम इलाकों में वैक्सीन पहुंचाने की पहल की शुरुआत करते हुए मंत्री ने कहा कि ऐसी तकनीकों को राष्ट्रीय कार्यक्रमों में शामिल करने से अन्य टीकों और चिकित्सा आपूर्ति को भी जल्द पहुंचाने में मदद। वितरण मॉडल दूर दराज के क्षेत्रों और कठिन इलाकों तक पहुंचने में मदद करेगा। वर्तमान में ड्रोन आधारित वितरण परियोजना को मणिपुर और नागालैंड के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कार्यवाहन अनुमति दी गई। आईसीएमआर ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर टीकों को सुरक्षित रूप से ले जाने और स्थानांतरित करने की ड्रोन की क्षमता का परीक्षण करने की प्रारंभिक अध्ययन किया। यह अध्ययन मणिपुर, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया था। इन अध्ययनों ने आशाजनक परिणाम दिए हैं, जिनके आधार पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और अन्य नियामक प्राधिकरणों ने देखा और फिर ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी। अगली न्यूज का टाइटल है यूएसए एजुकेशन लोन फेस्टिवल अट्रैक्ट 3000 एप्लीकेशंस। इसे पढ़ते हैं। यूएसए एजुकेशन लोन फेस्टिवल में 3000 आवेदन आ चुके हैं। वी मेक स्कॉलर्स और द हिंदू ने यूएसए में अध्ययन करने की योजना बना रहे उम्मीदवारों के लिए यूएसए एजुकेशन लोन फेस्टिवल 2022 लॉन्च किया और इस आयोजन को मिली भारी प्रतिक्रिया के बाद अब तक 3000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। यूएसए एजुकेशन लोन फेस्टिवल जो 2 अक्टूबर को शुरू हुआ 17 अक्टूबर तक चलने वाला है। इसमें 10 से अधिक सार्वजनिक बैंक और निजी ऋणदाता भाग ले रहे हैं। इस आयोजन में भाग लेने वाले छात्रों को कई लाभों की पेशकश की जाएगी, जिसमें सुरक्षित और असुरक्षित ऋण दोनों के लिए पात्र होना, भारत में सबसे कम ब्याज दर 7.6% या सामान्य दर से कम 0.5% कम, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और गैर संपार्श्विक ऋण के लिए प्रसंस्करण शुल्क पर 50% तक की छूट। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्हें शिक्षा ऋणों के तेजी से प्रसंस्करण से भी लाभ होगा। गैर संपार्श्विक और संपार्श्विक ऋणों की मंजूरी की समय सीमा क्रमशः 4 या 5 और 15 या 18 कार्य दिवस है। ऋण उत्सव के हिस्से के रूप में 9 अक्टूबर को वी मेक स्कॉलर्स चैनल के माध्यम से यूट्यूब एक लाइव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में एक विस्तृत प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया जाएगा। इच्छुक लोग वी मेक स्कॉलर्स टीम से 93 933 444 24 पर संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही साथ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पंजीकरण भी कर सकते हैं। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है नेवी टू होस्ट इट्स लार्जेस्ट एक्सरसाइज इन फरवरी। तो चलिए इसे हैं। नौसेना फरवरी में अपने सबसे बड़े अभ्यास की मेजबानी करेगा। भारत अगले साल की शुरुआत में अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसके लिए 46 देशों को आमंत्रित किया गया है। एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने कहा कि इस योजना में 46 देशों को निमंत्रण भेजे गए हैं और इसे फरवरी 2022 में किया जाएगा। अभ्यास में सभी क्वाड देशों की भागीदारी देखी जाएगी। अब तक पोर्ट ब्लेयर में यह आयोजन किया गया है, लेकिन अब इसे विशाखापट्टनम में स्थानांतरित किया जा रहा है, जहां पर अधिक स्थान और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है आरबीआई सेरी इंफ्रा एंड एसईफीएल बोर्ड्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। आरबीआई ने सेरी इंफ्रा और एसईएफएल बोर्ड को हटाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने सेरी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड एसआईएफएल और सेरी इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड एसईएफएल के बोर्डों को शासन संबंधी चिंताओं और भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक के कारण हटा दिया है। आरबीआई ने कहा कि रिजर्व बैंक ने सोमवार को एसआईएफएल और एसईएफएल के निदेशक मंडल को अलग कर दिया है, क्योंकि विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने में कंपनियों द्वारा शासन की चिंताओं और चूक के कारण ऐसा हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक
रजनीश शर्मा को दोनों कंपनियों का प्रशासक नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक शीघ्र ही आईबीसी प्रक्रिया शुरू करने का इरादा रखती है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है नेट ऑयल इंपोर्टर इंडिया लेफ्ट विद फ्यू ऑप्शंस प्राइस सर्जेस। चलिए इसे पढ़ें। शुद्ध तेल आयातक भारत के पास मूल्य वृद्धि के रूप में कुछ विकल्प बचे हैं। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक और उपभोक्ता के रूप में भारत विकल्पों से बाहर हो रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में निरंतर वृद्धि ने उपभोक्ताओं को इसे पारित करना अनिवार्य बना दिया है। भारत अपने कच्चे तेल की आवश्यकता का 85% और प्राकृतिक गैस की जरूरत का लगभग 50% आयात करता है, जबकि कच्चे तेल को पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन में बदल दिया जाता है। गैस का उपयोग ऑटोमोबाइल में सीएनजी और कारखानों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं, जिससे भारत जैसे प्रमुख तेल आयातकों को कोई राहत नहीं मिली है। ब्रेंट ऑयल फ्यूचर आज $79 प्रति बैरल से ऊपर चल रहा था। एक महीने पहले यह $72 से भी कम था। अधिकारी ने कहा कि इस मार्जिन को कम कर दिया गया है और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में उपभोक्ताओं को बढ़ने के लिए मजबूर किया है। अधिकारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी से कोई राहत नहीं मिलने से पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री मूल्य में वृद्धि शुरू हो गई है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में नरमी नहीं आती, तेल कंपनियों के पास उपभोक्ताओं पर वृद्धि जारी रखने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है नीड टू डबल इंफ्रा स्पेंडिंग सेठ। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। बुनियादी ढांचे पर खर्च दोगुना करने की आवश्यकता सेठ। आर्थिक के सचिव अजय सेठ ने सोमवार को कहा कि भारत को अपने बुनियादी ढांचे के खर्च को दोगुना करने की आवश्यकता है और निजी क्षेत्र को सरकार के साथ कदम उठाना चाहिए, साझेदारी करनी चाहिए। यह कहते हुए कि मंत्रालय सक्रिय रूप से प्रधानमंत्री द्वारा उल्लिखित गति शक्ति दृष्टि पर काम कर रहा है। सेठ ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना द्वारा पूरक 111 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के संचालन पर काम तेज था, जिसका उद्देश्य 6 लाख करोड़ रुपए जुटाना है। उन्होंने कहा कि दोनों कार्यक्रमों को गति शक्ति के दृष्टिकोण के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि वस्तुओं, सेवाओं और नौकरी के अवसरों की निर्बाध आवाजाही हो सके। फिक्की द्वारा आयोजित एक बैठक में सेठ ने कहा कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर हम विशेष रूप से काम कर अन्य मंत्रालयों और राज्यों के साथ हम गति के समग्र दृष्टिकोण के साथ इन दो प्रमुख योजनाओं को जमीन पर कैसे लागू करते हैं। यह कहते हुए कि 18 महीनों के दौरान सुधारों की तेज गति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में उछाल लाना था। अब हम वास्तव में बहुत तेजी सुधार के रास्ते पर हैं। उद्योग जगत से विशेष रूप से बुनियादी ढांचे के विकास और सुधारों के लिए विचारों पर साझेदारी करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद के 5% से 6% के मौजूदा बुनियादी ढांचे के खर्च को दोगुना करना एक अनिवार्यता थी, जिसे केवल सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता था। हालांकि सरकार ने मजबूत बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किए थे और दिवाला और दिवालियापन संहिता ने खराब ऋणों पर लगभग 2.4 लाख करोड़ वसूली की थी। श्री सेठ ने कमजोर ऋण उठाव के रुझान के बारे में चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि पिछले 18 महीनों में निजी मांग और निवेश की मांग की कमी के कारण ऋण उठाव मध्यम रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां काम की आवश्यकता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त है। अगली न्यूज का टाइटल है यूएस विल स्टार्ट ट्रेड टॉक्स विद चाइना ताई। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता शुरू करेगा ताई। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि यूएसटीआर कैथरीन ताई ने सोमवार को कहा कि ट्रंप प्रशासन के चरण व्यापार सौदे की शर्तों को पालन करने के लिए बीजिंग को धक्का देते हुए अमेरिका चीन के साथ व्यापार चर्चा शुरू करेगा। वॉशिंगटन डीसी स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज TSI
WIS में बोलते हुए सुश्री ताई ने कहा कि बीजिंग के साथ बातचीत में अमेरिका ट्रंप युग के व्यापार सौदे के तहत चीन के प्रदर्शन पर चर्चा करेगा। सुश्री ताई ने 2020 की शुरुआत में लागू हुए एक सौदे का जिक्र करते हुए कहा कि पहले हम चीन के साथ अपने पहले चरण के समझौते के तहत उसके प्रदर्शन पर चर्चा करेंगे। इस समझौते में चीन कुछ अमेरिकी क्षेत्रों, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी आदि और अमेरिका के बौद्धिक संपदा के बारे में अपनी प्रथाओं के साथ अमेरिकी मुद्दों को संबोधित करने के बदले में यूएस फ्रीजिंग या दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध जैसी स्थिति में पहले से लगाए गए टैरिफ में कटौती। श्री बिडेन बार बार श्री ट्रंप के चीन के प्रति व्यापार कार्यों की आलोचना करते रहे हैं। हालांकि वरिष्ठ प्रशासन के अधिकारियों ने रविवार दोपहर ब्रीफिंग कॉल पर संवाददाताओं से कहा कि श्री बिडेन पहले चरण के सौदे के आलोचक थे, लेकिन कुछ अमेरिकी उद्योगों की मदद मिली थी और इसे जारी रखा जाएगा जहां यह काम करता है। उदाहरण के लिए वास्तविक दुनिया के सबूत हैं कि चरण एक व्यापार सौदे में शामिल कुछ व्यवसायों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति बिडेन काम करने वाले काम करना जारी रखेंगे, एक अधिकारी ने ऐसा कहा। पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के चार्ट बाउंड के अनुसार चीन 2020 में अपनी प्रतिबद्ध खरीद से 40% कम हो गया और 2021 में 30% कम हो जाएगा। इसके बाद अमेरिका से लक्षित टैरिफ बहिष्करण प्रक्रिया शुरू करने और भविष्य में अन्य सामानों को कवर करने के लिए इस प्रक्रिया के विस्तार का विकल्प खुला रखने की उम्मीद है, ऐसा ताई ने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजिंग ने अपनी राज्य केंद्रित आर्थिक प्रथाओं पर दोगुना काम किया था और चीन के वैश्विक व्यापार मानदंडों के पालन कमी ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की समृद्धि को कम कर दिया था। उन्होंने व्यापार नीति के तीसरे पहलू की रूपरेखा तैयार की, जिसमें चीन के साथ इन चिंताओं को उठाना शामिल होगा। रणनीति के चौथे और अंतिम भाग में निष्पक्ष व्यापार के नियमों को आकार देने के लिए सहयोगियों के साथ काम करना और बाजार अर्थव्यवस्थाओं और लोकतंत्रों के लिए शीर्ष पर दौड़ को सुविधाजनक बनाना शामिल होगा। जब चीन के साथ हमारे संबंधों की बात आती है तो अमेरिकी श्रमिकों के लिए सबसे अच्छा क्या है? यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में बेहतर वेतन के साथ अधिक अवसर पैदा करने के लिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि के रूप में मैं अमेरिका चीन व्यापार गतिशील में एक कार्यकर्ता केंद्रित व्यापार नीति के लिए राष्ट्रपति बिडेन के दृष्टिकोण को पूरा करने का इरादा रखता हूँ। एक प्रश्न और उत्तर सत्र में यह पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका चीन की व्यापारिक प्रथाओं की एक और जांच शुरू करने पर विचार करेगा, जिसे आमतौर पर कानून के तहत 301 कहा जाता है। सुश्री ताई ने सुझाव दिया कि यह एक विकल्प था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है फुमियो किशिदा इलेक्टेड एज न्यू पीएम ऑफ जापान। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। फुमियो किशिदा जापान के नए पीएम चुने गए। जापान की संसद ने सोमवार को पूर्व नरमपंथी फुमियो किशिदा को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। वह महामारी से पीड़ित अर्थव्यवस्था, चीन और उत्तर कोरिया से सुरक्षा खतरों और एक राजनीतिक दल के नेतृत्व का सामना करेंगे जिसकी लोकप्रियता तेजी से होने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चुनाव से पहले कम हो रही है। दोनों सदनों में अपनी पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी के बहुमत के साथ श्री किशिदा ने जापान सबसे बड़ी विपक्षी संवैधानिक डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख युकियो एडानो के खिलाफ एक आरामदायक अंतर से जीत हासिल। वे योशिहिदे सुगा की जगह लेते हैं, जिन्होंने कार्यालय में केवल 1 वर्ष के बाद ही इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनका समर्थन उनकी सरकार द्वारा महामारी से निपटने और टोक्यो ओलंपिक आयोजित करने पर जोर देने के कारण हुआ, क्योंकि वायरस फैल चुका था। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है US DO win Nobel for work on temperature and touch। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तापमान और स्पर्श पर काम करने के लिए अमेरिकी जोड़ी को नोबेल। अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और अर्डेम
पटापाउटियन ने सोमवार को तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर्स पर खोजों के लिए नोबेल मेडिसिन पुरस्कार जीता। नोबेल जूरी ने कहा कि इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की अभूतपूर्व खोजों के लिए हमें यह समझने की अनुमति है कि कैसे गर्मी, ठंड और यांत्रिक बल तंत्रिका आवेगों को शुरू कर सकते हैं, जो हमें दुनिया के देखने और अनुकूलित करने की अलग अलग गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। जोड़ी के शोध का उपयोग पुराने दर्द सहित बीमारियों और स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपचार विकसित करने के लिए किया जा रहा है। श्री जूलियस, जिन्होंने 2019 में जीव विज्ञान में $3 मिलियन का ब्रेक पुरस्कार जीता, उन्होंने कहा कि वह सोमवार को तड़के नोबेल समिति से कॉल प्राप्त करने के लिए शब्द थे। एक स्वीडिश रेडियो को उन्होंने बताया कि कोई भी वास्तव में ऐसा होने की उम्मीद नहीं किया था। मुझे लगा था कि यह सिर्फ एक मजाक था। इस बीच नोबेल फाउंडेशन ने खुशखबरी सुनने के बाद अपने बेटे लुका के बगल में श्री पटापाउटियन की एक तस्वीर पोस्ट की। नोबेल समिति ने समझाया कि गर्मी, ठंड और स्पर्श को महसूस करने की हमारी क्षमता जीवित रहने के लिए आवश्यक है और हमारे आसपास की दुनिया के साथ हमारी बातचीत को कम करती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे दैनिक जीवन में हम इन संवेदनाओं को हल्के में लेते हैं, लेकिन तंत्रिका आवेगों को कैसे शुरू किया जाता है ताकि तापमान और दबाव को महसूस किया जा सके। इस सवाल का समाधान इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने किया है। 65 वर्षीय श्री जूलियस को उनके शोध के लिए कैप्साइसिन का उपयोग करने के लिए पहचाना गया। मिर्च से एक यौगिक जो जलन पैदा करता है, यह पहचानने के लिए कि त्वचा में कौन से तंत्रिका सेंसर गर्मी का जवाब देते हैं। उन्होंने 2019 में साइंटिफिक अमेरिकन को बताया कि उन्हें किराना स्टोर पर जाने के बाद मिर्च का अध्ययन करने का विचार आया। उन्होंने कहा कि मैं मूल रूप से मिर्च के इन अलमारियों को देख रहा था और सोच रहा था यह देखने में कितनी महत्वपूर्ण और ऐसी मजेदार समस्या है, मुझे वास्तव में इसके बारे में गंभीर होना होगा। वे 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कि $1.1 मिलियन के लिए नोबेल पुरस्कार चेक साझा करेंगे, यानी कि उन्हें कुल दोनों लोगों को संयुक्त रूप से मिला करके $1.1 मिलियन राशि गई है, जो चेक के रूप में दिया गया है और जिसे वो दोनों लोग वापस साझा करेंगे। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। पहुंच चुके हैं आज के समाचारों के सबसे अंतिम पड़ाव पर, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है पावर क्राइसिस इन चाइना, यानी कि चाइना में बिजली और ऊर्जा की कमी को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर लिखा है कि चाइना में हाल ही में कोविड-19 के केसेस में घटोतरी हुई हो, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था 2021 में बहुत धीमी हो चुकी है। अंतिम के 2 महीनों में तो ये बहुत ही ज्यादा धीमी हो गई थी। साथ ही साथ वहाँ पर बिजली की समस्या बहुत अधिक प्रबल हो चुकी है, जिसकी डिमांड और सप्लाई दोनों ही बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर नीचे जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में नीचे लिखा है कि चाइना में इतनी ज्यादा बिजली की कटौती होती है, विशेष रूप से शेनयांग लाओनिंग राज्य में, कि वहाँ पर लोग अपना ब्रेकफास्ट भी मोबाइल के फ्लैश लाइट को जला करके करते हैं। साथ ही यहाँ नीचे ग्राफ में दिखाया गया है कि अक्टूबर 2018 से लेकर के सितंबर 2021 के बीच में किस हिसाब से प्रोडक्शन हुआ है और किस हिसाब से कंजम्पशन हुआ है बिजली का। साथ ही साथ डिमांड वर्सेस सप्लाई को भी दिखाया गया है कि इस साल फरवरी से लेकर के अगस्त के महीने तक कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है और कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है। और इसके साथ ही साथ तीसरे ग्राफ में पतन को दिखाया गया है कि जनवरी 2018 से लेकर के सितंबर 2021 के बीच में चीन में कोयले के दामों में किस हिसाब से उतार चढ़ाव आया है। और सबसे अंतिम ग्राफ में ये दिखाया गया है कि 1990 से लेकर के 2018 के बीच में रेजिडेंशियल, ट्रांसपोर्ट और कॉमर्शियल पब्लिक सर्विसेज में और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज में किस हिसाब से कोयले का कंजम्पशन हुआ है। तो ये सभी चाइना में बिजली के क्राइसिस को दिखाते हैं। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इसे ध्यान से समझने और पढ़ने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।